जुड़ रहे हैं विजय चोपड़ा, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जब हम मंडे को आएंगे, हमारे पास ना तो सरकार का ट्रिगर होगा, ना ही एग्जिट पोल्स का, ना ही यूएस में, ना ही पॉलिसी का। तो ज़्यादातर मार्केट्स क्या होगा, थोड़ा ट्रिगर्स को पीछे छोड़ के आएगा। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर जो अगले 1.5 महीने तक चलेगा वो है मानसून। उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे करके मुंबई की तरफ अप्रोच कर रहा है, बाद में देश भर में होगा। और इस बार बताया ये भी जा रहा है कि मानसून बेहतर होगा। एफएमसीजी कंजम्पशन पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहे हैं। सर, इसी से करते हैं शुरू आज। एफएमसीजी और कंजम्पशन पे आपका टेक क्या है? और जो अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन, कंफर्ट, बिजनेस, विजन, वो 1-2 कंपनी अगर आपने फाइंड आउट की हो तो वो भी बता दीजिए। लिपि नमस्कार। आपने एक ट्रिगर की बात करी मॉनसून, इसके अलावा भी बहुत बड़ा ट्रिगर है बजट। और पिछली बार जो दिया गया था बजट, वो एक इंटरिम बजट था, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप होता है, मतलब मगर अब जो बजट होगा वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होगा। और मुझे लगता है इस बजट में कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जब भी एक बहुमत के साथ सरकार आती है तो वो पहले 2-3 सालों में कुछ सख्त कदम उठाती है, इकोनॉमिक आउटलुक को लेके कदम उठाती है। और मुझे लगता है कि इस बार कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे। मॉनसून तो कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर चुका है। और अच्छा मॉनसून 106% आईएमडी की रिपोर्ट है, स्काईमेट है जो 105-106% की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है। अभी आपने बात छेड़ी, बहुत अच्छी बात थी कि इस हफ्ते बाजार ने एक अजीब सा फेरबदल देखा, एक अजीब सा उथल पुथल देखा। इस दौरान इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और हमने देखा निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट गिरी और लगभग 2000 पॉइंट वापस आ गए। अब अगर हम बात करें कि फंडामेंटल्स तो वही के वही है, यहाँ से कितनी तेजी दिखाई देती है, तो मुझे लगता है अब जो है वो ब्रास टैक्स बात होगा। अब जो बात होगी आगे परफॉर्मेंस की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। और अब जो ट्रिगर्स रहते हैं, मॉनसून कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिस्काउंटेड है। और अच्छे मॉनसून के बाद आपने मुझसे भी पूछा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि मेरे को कंजर्वेटिव सेक्टर्स क्या अच्छे लगते हैं। तो मोर और लेस मुझे लगता है जो मिड कैप में, स्मॉल कैप में है और जहां अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो वो बुक करते चलें और इस यूफोरिया में ना फंसे। नंबर 2, अब करें क्या पैसे का? अगर आपने वहां बुक कर लिया तो पैसे का करना क्या? तो कंजर्वेटिव सेक्टर्स जनरली अच्छे चलते हैं, जिसके अंदर एफएमसीजी है, फार्मास्यूटिकल्स है और आईटी है। आज हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स बहुत अच्छा चल रहा है और आईटी चला भी नहीं है। तो जो दिग्गज हैं आईटी के, जहां पे डर कम है, जहां पर हमें पैसा खोने का, नुकसान होने के चांस कम है, जैसे इन्फोसिस है, आज बहुत अच्छा चला हुआ है 4%, टीसीएस है, अच्छा चला हुआ है, रिलायंस है, उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सिलेक्ट फार्मास्यूटिकल शेयर्स हैं डॉक्टर रेड्डीज जैसे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर है, मैरिको है, डाबर है, ये कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं और घर घर में इनका सामान इस्तेमाल होता है। नेस्ले है, नेस्ले बहुत अच्छा बहुराष्ट्रीय कंपनी है और अच्छे लेवल्स पे भी है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी एक ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ थीम्स होती हैं जो मॉनसून रिलेटेड होती हैं, जो कि इसमें फर्टिलाइजर एक सेक्टर है जो कि मुझे लगता है कि इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। चंबल फर्टिलाइजर, एनएफएल, आरसीएफ जैसी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं। इनमें भी अच्छे मॉनसून के बाद अच्छी खपत होती है फर्टिलाइजर की। तो एग्रोकेमिकल कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज जनरली अच्छा करती हैं। और जो नीचे गिरे पड़े हैं, मुझे लगता है उसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। एक और सेक्टर में लास्टली बोलना चाहूंगा, वो है शुगर। मुझे लगता है कि अब जो है थोड़ा सा बरसातों में शुगर के स्टॉक्स नीचे मिलते हैं। जो दिग्गज कंपनीज हैं, धामपुर, बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान मेरा पुराना फेवरेट रहा है, 12 रुपए से मैं रिकमेंड करता आया हूँ। मुझे लगता है मल्टी बैगर है, बलराम चीनी बहुत अच्छा है। तो ये चीनी स्टॉक्स जो हैं ये अच्छे चलेंगे और इनको बहुत ज्यादा कोई बजट से फर्क पड़ेगा नहीं, कंजम्पशन स्टोरी से। तो हमें उन जगह पे फोकस करना चाहिए जो हाई बीटा नहीं है, लो बीटा स्टॉक्स में, स्टेबल सेक्टर्स में, स्टेबल कंपनीज में, डेट फ्री कंपनीज में अपना पैसा डालना चाहिए। और इस वक्त यूफोरिया में नहीं फंसना चाहिए। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो कहीं ना कहीं एक बार दो बार करेक्शन देता है, रेजिस्टेंसेस होते हैं। और अब एक्चुअली मार्केट का आगे बढ़ने का रीजन जो है वो कुछ और होगा। मोदी गवर्नमेंट आ गई, एस्टैब्लिश हो गया,
तो सारा यूफोरिया, सारा डर खत्म हो चुका है। तो अब जो है ट्रिगर्स जो हैं परफॉर्मेंस पे होंगे और पॉलिसी पे। नरेंद्र मोदी संसदीय बैठक में एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने वापस से एक सेक्टर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया और वो था टूरिज्म स्टॉक। काफ़ी क्लियरली उन्होंने इस पर बात भी की और ये भी क्लियर कर दिया कि उनका फोकस आने वाले समय में टूरिज्म पर रहेगा और ये एक सेक्टर ऐसा लग रहा है जहाँ पर कि उनको विदेशी निवेश भी आते हुए दिखाई देंगे और बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से जनरेट होगा। कुछ टूरिज्म स्टॉक्स की बात करें तो देखिए इंडियन होटल्स, ईज माई ट्रिप, थॉमस कुक, ये चला अनाउंसमेंट होने के बाद। और उसके अलावा टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन TFC, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज हम देख रहे हैं। ऑलरेडी सरकार का फोकस लगातार इस पर बना हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर कि आप मौके देख रहे हैं एंट्री लेने के लिए। देखिए, जब बाजार ऑलमोस्ट टॉप पे होते हैं, मैंने पहले कहा, तो अपने पैसे को बचाना या अपने कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और सेफ्टी की तरफ जाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। मैं 100% मानता हूँ। पीछे अभी लास्ट मंथ ही 6-7 तारीख में जयपुर में एक इवेंट हुआ था, द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार, जहाँ पे वेड इन इंडिया करके एक इवेंट था। मैं उस इवेंट में शुमार था। मैं वहाँ आई वाज देयर एज अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो नो डाउट मोदी सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जयपुर में इवेंट हुआ था, करीब करीब 200 इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स और जो इवेंट प्लानर्स जो थे वो वहां पर थे। दीज वर ऑल इंटरनेशनल पीपल और हमारे देश के लोग भी थे। और राजस्थान को एक बड़ा अच्छे तरीके से पेश किया गया था कि एक बहुत अच्छी वेडिंग डेस्टिनेशन है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो लोग पहले जो डेस्टिनेशन वेडिंग मॉलडीव्स में जाके करते थे या सेशल्स में जाके करते थे या इंडोनेशिया में करते थे, थाईलैंड में करते थे, तो अब उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप भारत में क्यों ना करें। और भारत के पास भी अच्छे होटल्स हैं, अच्छे स्पॉट्स हैं और अच्छी सीनिक जगह हैं। तो नो डाउट जो भारत सरकार का इस पे फोकस है टूरिज्म पे, वो बहुत मदद करेगा। मगर अभी जिस तरीके की तेजी बन चुकी, दोबारा से अगर गिरावट में लेना है तो मैं कहूंगा TFCI मेरा सबसे पसंदीदा शेयर है। इंडियन होटल्स है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईस्ट इंडिया होटल्स है जो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक और कंपनी है जो लीला होटल, लीला वेंचर्स, HLV, ये बहुत अच्छा लगता है। मगर गिरावट में लीजिए, क्योंकि अभी दोबारा से जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो हम लोग कंजर्वेटिव सेक्टर्स को ही रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, IT में, फार्मा में, FMCG में रहिए और फर्टिलाइजर में रहिए। ये थोड़े कंजर्वेटिव सेक्टर्स हैं, लो बीटा सेक्टर्स हैं। और अभी फिलहाल गिरावट का इंतजार करिए और अगर गिरावट मिल जाती है तो हम निश्चित रूप से ट्रैवल कंपनीज की ओर देखेंगे, मगर अभी नहीं। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जिक्र कर रहे थे मार्केट्स के अंदर। जब मैंने आपसे पूछा कंजम्पशन का, तो आपने 2-4 सेक्टर्स के नाम और लिए, उसमें आपने फार्मा का नाम भी लिया था। फार्मा की कंपनी है, मैं टेक्निकली उसको ओके करवा सकता हूँ आपसे, आप बोलेंगे तो मैं पूछ भी लूँगा, नहीं तो मैं खुद ही बता देता हूँ। उस शेयर का नाम है डॉक्टर रेड्डीज़। बढ़िया चल रहा है, आज का दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम वगैरह भी ठीक है और टिपिकली एक अच्छा ब्रेकआउट भी है ये। आप इस कंपनी को अगर ट्रैक करते हैं तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस भी बताइए और क्या इसको प्लस कर सकते हैं। हमारे हिसाब से कम 400 रुपये और चलना चाहिए ये। मैंने डॉक्टर रेड्डीज बोला भी था जब मैंने अभी हमारी बातचीत हुई थी। तो डॉक्टर रेड्डीज तो अच्छा लगता ही है। इसके साथ साथ सन फार्मास्यूटिकल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक अग्रणी टॉप कंपनी है भारत की। और सन फार्मास्यूटिकल्स भी अच्छा लगता है। डॉक्टर रेड्डीज निश्चित रूप से 6400-6500 जाने की का दमखम रखता है। और इसके साथ साथ सन फार्मा में बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर उठ रहा है। तो ये दोनों दिग्गज कंपनी हैं अपने इंडस्ट्री की। और सन फार्मास्यूटिकल्स भी संभवतः आपको 1630-1625 जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से 100 से 130 रुपए की तेजी सन फार्मा में भी दिख सकती है। ठीक है, एक और शेयर भी है अशोक लीलैंड। जरा इसको भी चेक कीजिएगा विजय जी आप। अशोक लीलैंड ये 2 हिस्सों में चेक कीजिएगा। मान लो किसी को 5 से 8% का स्विंग मिलता है तो क्या उसको बुक करके बाहर आ जाना चाहिए? एक तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो 8% 5% तक आते हैं मार्केट में लेने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो 5-7% आ गया तो उसमें ट्रेलिंग स्टॉपर्स लगा के 20% तक का सपना भी देख सकते हैं कि 20-30% का रिटर्न दे जाएगा इस बार। मैंने पूरे देश के सामने एक शेयर बोला था जिसका नाम था टाटा मोटर्स, 230 रुपए पे। और मैं बार बार बोलता आया था सारे बिजनेस चैनल्स पे, ये भारत का टेस्ला बनेगा। तो अगर आपको सपना ही देखना है तो आप टाटा मोटर्स के साथ देखिए और अशोक लेलैंड में 240 के आसपास आप बुक करिए प्रॉफिट, अगर आपको मिलता है। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि 10-20% ऊपर और तेजी होगी। जनरली एक स्लो मूवर है
मगर हाँ, जो इसने डाउनवर्ड ट्रेंड 195 का लेवल टच किया था उस दिन, तो अब वो वापसी कर बैठा है और मुझे लगता है कि 235-240 के बीच में बुक करना चाहिए। अगर आपको लंबी अवधि तक रुकना है तो टाटा मोटर्स वो कंपनी है जिसके साथ आप एक लंबा सपना देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक बार आ दीजिए। आपने फार्मा स्टॉक्स पर बात की, हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है और वैल्यूएशंस भी फिलहाल अभी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। हालांकि स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल का ये भी काफ़ी चला और आज 6000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को? कुछ रूलिंग आई थी ओवर चार्जिंग को लेके हॉस्पिटल्स में और उसके बाद अच्छी गिरावट देखी गई और कंसोलिडेशन भी देखा गया। मगर मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स तरीके निकाल लेते हैं पेशेंट्स को चार्ज करने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं इनके पास, बहुत सारे हथियार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनके बैलेंस शीट्स पे फ़र्क पड़ने वाला है। इट वाज़ अ टेम्परेरी ब्लिप। बहुत अच्छा लगता है चार्ट्स पे और हेल्थ केयर सेक्टर भी एक कंजर्वेटिव सेक्टर ही मान सकते हैं हम लोग और काइंड ऑफ एग्जैक्टली कंजम्पशन स्टोरी नहीं है मगर जहाँ पे भी आप जाएं बड़े हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, लोग बीमार बहुत हो रहे हैं और पोस्ट दिस वैक्सीन बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रही है वैक्सीन रिलेटेड भी। तो इनका बिजनेस चलता रहेगा जी और जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये 6800 और 6900 तक जा सकता है, तो यहाँ से भी लगभग 700-800 रुपए की तेजी बन सकती है। तो वो अपोलो हॉस्पिटल्स निश्चित रूप से कंजर्वेटिव प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बड़ा नाम है और जो ओवरहैंग था, जो ओवरचार्जिंग नहीं करने का, वो जा चुका है और आई थिंक यहाँ से तेजी होनी चाहिए। है तो यहाँ से तेजी बन सकती है। वैल्यूएशंस अच्छा लग रहा है, चार्ट अच्छे लग रहे हैं, आप नजर रख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स पर। चलिए, तो नहीं पता करना है उन सब में कैसे क्या है, बट मेरे को स्ट्रेंथ पता करनी है कि उनमें बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। एक बार जरा लेके आई आइडिया का, विजय सर, वोडाफोन आइडिया, स्ट्रेंथ जिनके पास है उन्हीं का पूछ रहा हूँ सवाल, जिन्होंने लेना उनका तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ये बने रहे इसमें 18 रुपये 20 रुपये तक का टारगेट रखें। जैसे चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम समस्या सबसे बड़ी वोडाफोन में ये है कि जो जितना डेट है और जितना रेवेन्यू है उसमें मेजर मिसमैच है और जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा ये कर्जे में दे देते हैं, तो कंपनी चलेगी कैसे, वेतन कैसे दिए जाएंगे, एडवर्टाइजिंग कैसे होगी, नए सब्सक्राइबर कैसे पकड़े जाएंगे और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बेस भी दे आर लूजिंग टू एयरटेल एंड जियो। तो सम हाउ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, हाँ यहाँ से 1-2 रुपए की तेजी हो सकती है और वो वही काफी होगी। इससे अच्छा मैं कहूंगा रिलायंस क्यों नहीं लिया जाए और रिलायंस जिन लेवल्स पे है यहाँ से भी आपको 200-250 रुपए 300 रुपए दे सकता है और सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पास जियो भी है जो कभी ना कभी डीमर्ज होगा। तो ठीक है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क की कैपेसिटी है तो आप समझ लीजिए जैसे उस दिन जब गिरावट आई थी तो ये 12 रुपए तक गया था। ये भी आप याद रखिए कि जिनके पास बड़ी क्वांटिटीज, क्योंकि लोग 1-1 लाख 2-2 लाख शेयर ले लेते हैं आइडिया के, छोटा शेयर है तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो अच्छे लॉसेस पे बैठे हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ले सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली मैं बिल्कुल भी इस कंपनी के साथ नहीं हूँ, बहुत अगेंस्ट हूँ। जहाँ पर भी कर्जा ज्यादा होता है मुझे बहुत डर लगता है, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। तो मैं ये कहूंगा बेहतर है कि आप रिलायंस जैसी कंपनी में जाएं रादर देन आइडिया में, बट हाँ टेक्निकली चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो यहाँ से 1-2 रुपए की तेजी दिख सकती है। डन, एक शेयर और